क्या कह रहे हैं? ठीक है वही। चलिए, आपकी क्लास है आज क्या? मूल विधि, है ना? मूल विधि, बेसिक लो, है ना? आज बच्चे भी कम है ना? सिलेबस डिस्कस कर लेंगे ना, ठीक है? सिलेबस तो पता ही होगा, देखा होगा। मूल विधि का सिलेबस हमें पढ़ना क्या है ना? पढ़ना क्या है? मूल विधि। मूल विधि के अंदर आपको पढ़ना क्या? बीएनएस और बीएनएसएस, है ना? दो चीज तो ये पढ़नी है आपको, है ना? और अन्य भी अधिनियम है ना? अन्य एक्ट है, ठीक है? जैसे महिलाओं, बच्चों, एससी जातियों के सदस्यों आदि का संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधान, है ना? यातायात नियमों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर इनकम टैक्स अधिनियम, है ना? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो आपने पढ़ा था, एनएसओ, है ना? पढ़ा था ना 1980 में? 19 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना? एनएसए, सॉरी, एनएसए, है ना? 1980 में, ठीक है? हमने पॉलिटी में पढ़ा था, ठीक है? आयकर अधिनियम हो गया, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध जनहित याचिका, पीआईएल जिसे कहते हैं आप, है ना? महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जितने न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण हैं उन्हें पढ़ना। जैसा केशवानंद भारतीवाद पढ़ रहे थे हम, है ना? महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय था। बेरुवाड़ी वाद हो गया, है ना? जितने भी वाद थे वो कहाँ पढ़ने हैं आपको? यहाँ पे, है ना? कुछ तो हमने पढ़ लिए थे पॉलिटी में, कुछ अब पढ़े। भूमि से संबंधित अधिनियम जितने भी हैं, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ये है आपका सिलेबस मूल विधि का, है ना? क्या करें? हाँ, लिख लो। ठीक है, ठीक। चाहे तो फोटो खींच लो, चाहे क्लिक लो, है ना? अगर फोटो खींचना चाहे, ठीक है? सिलेबस आपके पास होना चाहिए, है ना? चलिए, कहाँ थे भाई? हम बात कर रहे हैं मूल विधि की, है ना? क्लास मूल विधि की है आपकी, ठीक है? मूल, मैं तो आया था लेकिन आप, अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं, है ना? उधर समझ में आ रहा आपकी? कोई नहीं, धीरे धीरे, है ना? अब समस्या क्या है? सिलेबस की समस्या है। सिलेबस नहीं कंप्लीट होने का आपका फिर, और एग्जाम की डेट कब आ जाए, है ना? इसको भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है? जी जी, पता नहीं इस बारे में ना।
देख लिया आप, है ना। आपको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है ना। अब तो सब बच्चे ऐसा ही के, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, है ना। मूल विधि पढ़ रहे हैं हम दरोगा के लिए, एसआई के लिए, है ना। बहुत सारे स्टेट में जो एसआई की वैकेंसी आती है, मूल विधि अक्सर कर पूछते हैं ना। और जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ही आए, इसलिए आप बैठे, है ना। अब इसमें बहुत सारे अधिनियम बीएनएसएस और बीएनएसएस, है ना, बीएनएस और बीएनएसएस, है ना, 2023 में चेंज हुआ है, ठीक है। ये पहले क्या था, आईपीसी, है ना। पहले इसका नाम क्या था, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसका नाम क्या था, सीआरपीसी, ठीक है। इनको चेंज कर दिया कब 2023 में, 2023 में। लागू कब हुए हैं दोनों, 1 जुलाई 2024 में। हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन करंट से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना आते हो। डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना। करंट अगर आपको पढ़ना तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना, है ना। उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। न्यूज़, हाँ न्यूज़ सारा नहीं पढ़ना आपको, है ना। सारा का मतलब वो चटपटी खबरें नहीं पढ़नी है आपको, है ना। शुरू का पेज और लास्ट वाला पेज, है ना। एक दो पेज ऐसे हैं जहाँ बढ़िया बढ़िया खबर है ना, कि वर्तमान में क्या हो रहा है ना, वर्तमान में, ठीक है, विश्व में क्या हो रहा। हाँ। अब अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो उससे पता लग जाएगा आपकी करंट पे कमांड अगर करनी, तो न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया है ना। डेली हैबिट में ले आओ ना, डेली आध घंटा 1 घंटा, ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने आप हैबिट में ले आओ। अब आप जब भी पढ़ोगे, है ना, करंट अफेयर की कोई बुक ले आए, यहाँ यहाँ से ले लिए नोट्स, तो जहाँ से भी आप पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा आपकी, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये आपके एग्जाम में आए या ना आए, है ना, या एसआई में ही आए, ये कहीं भी आ सकता है ना, ठीक है। बिल्कुल कहीं भी आ सकता है, मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी कहा, ये जीएस का पोर्शन है ना, मूल विधि, है ना। आपके आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन मूल विधि के जो टॉपिक है ना, मान लिया महिलाओं से संबंधित है ना, दहेज संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों से संबंधित आपने पढ़ा था 2009 में, राइट टू एजुकेशन आप पढ़ रहे थे ना, है ना। टैक्स हो, आपको पता होना चाहिए कब ये एक्ट आया, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये आप पढ़ रहे थे एनएस से, पॉलिटी के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। जिसका एग्जाम है वो तो थोड़ा डीप पढ़ेगा, है ना। जिसका एग्जाम नहीं है उसे बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यूपीएसआई, यूपीएसआई, है ना। इसमें आपके 4 पोर्शन हैं। नंबर 1 मैथ, नंबर 2 रीजनिंग, है ना, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 हो गया आपके जी। एक मिनट में वही बता रहा है ना, क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन होंगे, 40, प्रत्येक में 40 होंगे, है ना। एक मिनट, जब बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ी है ना। हाँ, ठीक है, चलिए उस पर ध्यान ना दो आप, है ना।
पोस्ट 1 हो या 10 हो, है ना। हाँ, अगर नंबर आना होगा तो 200 में आ जाएगा, नंबर नहीं आना होगा तो 1 लाख में भी नहीं आने का, है ना। आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना। अगर तैयारी है तो कहीं भी फाइट कर लोगे, है ना। प्रत्येक टॉपिक में कितने क्वेश्चन? 40, है ना। ये तो आप पढ़ ही रहे होंगे, क्लास चल रही प्रॉपर, है ना। ये वाला पोर्शन जीएस का। अब देखो, नंबर 1 पॉलिटी, नंबर 2 मूल विधि, है ना। मूल विधि। नंबर 3 अगर मैं कहूँ हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी। क्या कह रहे हैं? आएगा, 1 मिनट, है ना। 4 नंबर में आपका 1-2 क्वेश्चन आ गया तो ठीक है ना। यूपी जीके, ठीक है, हाँ 5, है ना। बेसिक क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। नंबर 5 हो गया आपका कंप्यूटर, है ना, प्लस करंट के हो गए। बेसिक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन, है ना। कंप्यूटर आप नोट्स ले लियो नीचे से, है ना, ठीक है। करंट कंप्यूटर साइंस, है ना, साइंस का अगर 1-2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी यूपी जी के कंप्यूटर करंट साइंस, है ना। एक आधा क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट का, है ना, ठीक है। स्टैटिक जी के। चलिए अब ध्यान रखो, क्वेश्चन कितने हैं? 40। कम से कम 20-22 क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, है ना, इन दोनों पोर्शन से, पॉलिटी और मूल विधि, ठीक है। बाकी में ये सब क्या है? 20 में, ठीक है। बाकी में 20 है और ये दोनों पोर्शन कितने में? 20 पर आपके यूपीएसआई में, तो इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम का आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम अगर निकालना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस भी टॉपिक का जिस भी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैथ रीजनिंग हिंदी आप कर ही रहे हैं, है ना, ठीक है। ये आपके प्राथमिक होंगे, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाओगे, हर कोई लाएगा, है ना। 40 में से 35, 32, 30, है ना, 30 प्लस हर कोई लाएगा। यहाँ पर समस्या है जीएस के साथ, ठीक है। यहाँ नहीं आ पाते 30, ठीक है। नहीं, वहां तो आप 35 ले आओगे, 38 हो सकता है, किसी किसी के मैथ में 40 भी आ जाए। मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसका अच्छा मैथ है वो 40 में से 40 ले आएगा। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है 40 में से 40 ले आएगा। हिंदी 40 में से 35-37 की कर सकता है ना, क्योंकि हिंदी में साहित्य भी है, ठीक है। जीएस का इतना सारा पोर्शन और कितने का? 40 का, है ना। क्वेश्चन कितने हैं? 40। अब सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी इन दो सब्जेक्ट को, है ना। अगर पॉलिटी 12-13 की आई तो ये 7-8 की आ सकती है, 10 की आ सकती है ना। यही वेटेज होगा, है ना, 20-22 का वेटेज दोनों का। चलिए, ये तो आप पढ़ ही रहे, कुछ करा दिया मैंने, कुछ आप उधर पढ़ रहे, ठीक है। अब पढ़ेंगे मूल विधि। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी, इकोनॉमी भी पढ़नी, ज्योग्राफी भी पढ़नी, है ना। ये इसी तरह है जिस तरह पॉलिटी है आपकी, लेकिन आपकी कमांड यहाँ होनी चाहिए। आपको 20, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे तो आपके जो है नहीं, कम से कम 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से लगने चाहिए, समझ पा रहे, ठीक है। और बाकी में क्या है? 20, ठीक है। हिस्ट्री से 2-3, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमी में, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी आ सकते हैं 3 से 4, ठीक है। वही यूपी जीके का वेटेज है ना।
बाकी में 20 क्वेश्चन। चलिए बताओ। हम्म पिछली बार भी नहीं दी। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है ना। हाँ बताओ। नहीं नहीं, पहले क्या था, 2016 में आई थी मेरे ख्याल से। हाँ 2016 में आई। हाँ 2000 जो 16 में वैकेंसी आई थी, उसमें क्वालिफाई क्या था, 50% पर सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50, है ना। आप तीनों में तो हो गए पास, तीनों में तो ले आए 40 में से 40, और जीएस में हो गए फेल। तो फेल 2016 में। लेकिन 2021 में चेंज कर दिया गया, वो जो 50% का क्राइटेरिया था वो कर दिया था इन्होंने 33%, है ना। 33% ना, चेक कर लो 33 है या 40%। अब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% लाने अनिवार्य है। आप यहाँ 40 में से 40 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके 33% कितना, 40 में से कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके, 14-15। अगर आपके 14-15 ठीक नहीं तो आप फेल। यहाँ आपके भले ही 2016 में कुछ लड़के ऐसे थे जिसके मेरिट से भी ऊपर नंबर थे। समस्या क्या थी, वो जीएस में फेल हो गए। ठीक है, 33% तो अनिवार्य है। 33% तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे चारों पोर्शन में। ठीक है, नहीं कोई समस्या। यहाँ तो आराम से ले आता है लड़का, है ना, कोई भी आदमी। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जीएस में, है ना। और जीएस में उसे दिक्कत आएगी जिसके 2 पोर्शन वीक होंगे, है ना। यानी कि आपने 50% तो छोड़ दिया। अब आप फाइट कर रहे कितने क्वेश्चनों पे, कितने पे, 20 पे। और क्वेश्चन आपको ठीक करने कितने, 15। तो 20 में से 15 लाने। और सब्जेक्ट कौन कौन से, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना। ठीक है, तो दुनिया भर का आपको पढ़ना, और क्वेश्चन कितने, 20। तो ये आपका मजबूत होना चाहिए। और यहाँ से आप ले आओ कम से कम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं चलिए, है ना। तो मूल विधि, अब समस्या है कि मूल विधि का भी पोर्शन बहुत बड़ा है ना। एक एक अधिनियम आप पढ़ोगे। पहली बात तो बीएनएस पढ़ोगे आप। इसमें कितनी धाराएं हैं, 358। ठीक है, बिल्कुल एक एक नहीं पढ़नी है आपको, है ना। संविधान में कितनी थी, 395। अगर एक एक पढ़ने लगोगे तो निकलेगा नहीं, है नहीं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ना आपको। ठीक है, नहीं। और इसमें कितनी है बीएनएसएस में, 511। ठीक है, 39 भाग या 39 चैप्टर, 39। इसमें कितने हैं, 20 भाग या 20 चैप्टर, है ना। जैसे आप पॉलिटी में पढ़ रहे थे, 22 भाग और कितने आर्टिकल, इसी तरह आपको बीएनएस में मिलेंगे 20 भाग और 358 धाराएं। ठीक है, सेक्शन। इसी तरह आपको बीएनएसएस में मिलेंगे 39 भाग और कितने, 511 धाराएं। कोई समस्या। ये 531, ठीक कर, 531,
ठीक। हम्म। अब ये दो पोर्शन इतने बड़े हैं, ठीक है। अगर आपकी मूल विधि आएगी कितने की, सपोज करो 10 की, ठीक है। अगर मूल विधि के क्वेश्चन आए 10, तो ये कितने आएंगे, 2, है ना। ये तो आएंगे 2, 10 क्वेश्चन आ रहे तो 2 क्वेश्चन कहाँ से, बीएनएस से और बीएनएसएस से, ठीक है। बाकी सारा जो पोर्शन है ये कितने का है, 8 का, 10 में से 8 का। ये बड़ा पोर्शन है, ये है छोटा पोर्शन, ठीक है। प्रत्येक अधिनियम में किसी में 10 धाराएं हैं, किसी में 20 धाराएं हैं, है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाले, इसमें भी आपको देखना पहले किसे पढ़ना, आपको पढ़ेंगे हम सब, बीएनएस भी पढ़ेंगे, बीएनएसएस भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको 558 धाराएं याद करनी पड़े कितने क्वेश्चन के लिए, 1 या 2 क्वेश्चन के लिए, तो उसमें फायदा नहीं, है ना। 531 धाराएं याद करनी पड़े कितने क्वेश्चन के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखना। मूल विधि पढ़ रहे सब, लेकिन समस्या क्या है कि हम अटके पड़े कहाँ, बीएनएस और बीएनएसएस पे, और क्वेश्चन कितने बनेंगे, 10 में से 1 या 2, यही वेटेज रहा आज तक का, ठीक है। पहले तो आईपीसी और सीआरपीसी थी, 2021 में भी अगर 8 क्वेश्चन है तो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे कहाँ से, बीएन सीआरपीसी और आईपीसी में से, चेक कर लियो। बाकी ये जितने भी अधिनियम है ना, इनको पढ़ना भी आसान है और ये पोर्शन भी कम है ना, सिलेबस भी इनका कम है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या, ये वाले, ठीक है। हमें क्वेश्चन कितने देखने, 8, 10 में से, बिल्कुल। ये लगभग कितनी धाराएं बैठ रही, दोनों को मिला के लगभग 900 धाराएं, 900 धाराएं याद करनी पड़ेगी आपको 2 क्वेश्चन के लिए। पॉलिटी में कितने आर्टिकल कर रहे हैं, 395, है ना। और पॉलिटी से कितना आएगा, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 12, है ना। अब लिखित में तो नहीं दे सकता कितने, लेकिन हाँ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे पहले क्या पढ़ेंगे, ये भी, इसमें भी हम सारी धाराएं नहीं पढ़ेंगे, एक तो ये नहीं, हाँ, एक तो कल को ये ना हो कि एक एक धाराएं, है ना, फिर तो यही कराते रह जाएंगे, ठीक है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, ठीक है, जो लाइट में रहने वाली धाराएं हैं, जैसे क्या, आपकी धारा 144 थी, हमेशा लाइट में रहती थी, है ना। अब बीएनएसएस में कौन सी धारा बन गई वो, ठीक है, पहले आईपीसी की धारा थी, अब बीएनएस में जा ली जी, ठीक है। बलात्कार की, रेप की क्या धारा थी, ठीक है, और मर्डर की क्या थी, ठीक है। तो ये धाराएं अब जब बीएनएस में कौन कौन सी धाराएं होंगी, है ना, दहेज, दहेज मृत्यु, पहले कौन सी धारा थी, अब कौन सी होगी, चलिए, है ना। तो पहले पढ़ेंगे एक्ट, कोई सा भी एग्जाम होगा क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। ये है आपकी स्टैटिक जीके का पोर्शन, किस किस की है, एसआई का किस किस का पेपर है, तुम्हारा तीनों का नहीं है, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, है ना। पहला ही टॉपिक,
आपसे ही संबंधित है ना, ठीक है। दहेज का तो पता होगा, क्या है दहेज, क्या करें, क्या है दहेज? चलो अब देख लेंगे, है ना, ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए, ठीक है। दहेज क्या है, अगर हमने दहेज लिया या दिया, है ना, तो क्या होगा हमारा, ठीक है नहीं। अगर हम तैयारी कर रहे तो किस लिए कर रहे, हाँ जी, कुछ आदमी तो इसी काम के लिए कर रहे हैं, कुछ आदमियों को चाह रही फॉर्चूनर, ऐसा ही बनते ही फॉर्चूनर तैयार, ठीक है नहीं। तो देख तो लो है क्या, चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्ट है, ठीक है। कब बना, 1961 में, है ना, ध्यान रखना, दिसंबर में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में पास हो गया, कब, दिसंबर, ठीक है। एक मिनट इसे ना लिखो, ठीक है, इसे रहने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्यों लाया गया भाई ये, 1961 से पहले ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो महिलाओं को प्रोटेक्शन दे सके, है ना, शादी के बाद, ठीक है। और शादी के बाद क्या हो रहा था कि दहेज मांग रहे थे लोग आज, है ना, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को गुंठी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है। और सरकार इस तरह की बहुत सारे केस कहाँ पहुंच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, है ना। तो इसलिए एक एक्ट लाई सरकार, कौन सा, 1961 में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। चलिए, क्या है, यह अधिनियम भारत में दहेज प्रथा को रोकने और उसके लिए कानूनी दंड निर्धारित करने हेतु बनाया गया, ठीक है। अगर किसी ने दहेज लिया या दिया, दोनों काम, ध्यान रखना, लेने वाला भी इतना ही दोषी है और देने वाला भी इतना ही दोषी, ठीक है। तो उसके लिए कानूनी दंड निर्धारित कर दिया, कौन से अधिनियम में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। अधिनियम का नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। कोई समस्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। परिवर्तन की तिथि, यानी कि किस दिन से लागू हुआ, 1 जुलाई 1961, पूरे भारत में लागू हो गया 1 जुलाई 1961। मेन उद्देश्य क्या है, विवाह के समय दहेज देने या लेने की प्रथा, ध्यान रखना, अभी बताया आपको, देने या लेने की प्रथा को रोकना, ठीक है। नहीं वो नहीं है ना, वो गलत है, ठीक है। 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया पूरे भारत में, है ना, ध्यान रखना, इस एक्ट में कोई भाग नहीं है, हाँ, इसमें कोई भाग नहीं है, इसमें है धाराएं, कितनी, 10, पूछ लगा आपसे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 10, कितने सेक्शन हैं, 10,
कोई भाग नहीं, है ना। इसमें 10 ही धारा पढ़नी, और अगर एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हाँ तो कितनी धाराएं पढ़नी पड़ रही, 10, और हो सकता है संभावना कि इसी में से क्वेश्चन बन जाए। और वहां कितने 356 धाराएं, ठीक है, संभावना है, आ सकता है ना। चलिए अब पढ़ेंगे हम धाराएं, है ना, सेक्शन। अलग अलग धाराएं हैं 10, सब में अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। धारा 1 क्या कहते हैं, सेक्शन 1 में क्या है, इसका नाम, संक्षिप्त नाम क्या है भाई, दहेज प्रतिषेध। इस एक्ट का नाम क्या है, प्रतिषेध अधिनियम 1961, यही नाम है। सेक्शन 1 में क्या, नाम का जिक्र। सेकंड है विस्तार, एक्सपेंशन, कहाँ, पूरे भारत में, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में इसका विस्तार है, ठीक है। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में इसका विस्तार नहीं था। 2019 के बाद, 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम। जी जी, जी पूरे भारत, संपूर्ण भारत में, है ना। ये अधिनियम पूरे भारत के लोगों पर लागू होगा, या पूरे हैं भारत का कोई भी क्षेत्र होगा। मान लिया अंडमान निकोबार कहाँ है, लक्षद्वीप भारत से हटके है लेकिन भारत का ही हिस्सा है, तो वहां भी लागू होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ, अभी बताया था आपको, 1 जुलाई, डेट पूछेगा, है ना, 1961। कोई समस्या। सेकंड, धारा 2 सेक्शन 2 क्या कहता है ना, दहेज की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है दहेज की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस सेक्शन के अधीन दहेज की परिभाषा का प्रावधान है, तो कौन से सेक्शन के अधीन, सेक्शन 2 के, ठीक है। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, है ना, आपसे सिर्फ ये पूछेगा किस सेक्शन के अधीन संक्षिप्त नाम या विस्तार या प्रारंभ, है ना, ठीक है, का जिक्र है, तो सेक्शन 1 में, ठीक है। सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, किसी विवाह के संबंध में किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष, है ना, ये लिख लिया आपने, किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष या उनके माता पिता रिश्तेदारों को धन संपत्ति मूल्यवान वस्तु देने या लेने, देने या लेने का वादा करना ही दहेज है। ध्यान रखना, एक तो वादा करना और एक देना और लेना, है ना, ये भी क्या है, दहेज है। अगर आपके माता पिता ने किसी को दहेज दिया, है ना, तो वो भी क्या है, दहेज, है ना। किसी को अगर आपके माता पिता ने कोई प्लाट दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया, है ना, वो भी क्या है, दहेज। लेकिन देते हैं लोग, है ना, अपनी बेटी को देते हैं, जवाई को देते हैं, तो वो किसके अधीन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको दहेज में कोई कार मिल रही, कोई प्लाट मिला, तो उसका भी सब प्रावधान है कहाँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। उपहार के रूप में वर और वधू को दहेज दिया जा सकता है, गिफ्ट, आपने गिफ्ट कर दी क्या, फरारी गाड़ी,
अपनी बेटी को, है ना, अपने जवाई को, तो उपहार के रूप में आप गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज की सही डेफिनेशन बताई, क्या? धारा 4 सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, क्या है आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि दहेज वही है जिसकी मांग की जाए, मतलब मांग ही क्या है? दहेज। अब समझ में आया? अब किसी ने अगर मान लिया मेरे पड़ोस में क्या आई, एक फॉर्च्यूनर, 1 करोड़ का प्लॉट, कहाँ? नोएडा के अंदर, और मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं पहुंच गया कहाँ? कोर्ट में, कि वहाँ तो फला फला आदमी दहेज दे रहा। ठीक है, तो क्या न्यायालय जांच करेगा, पुलिस आएगी, ठीक है, और जांच करके क्या कहेंगे? हाँ जी आपने फॉर्च्यूनर दी, ये दिया, हाँ दी, कोई दिक्कत नहीं है, हमने गिफ्ट के रूप में दी। और दोनों पक्ष ये कह दे ना तो हमने दहेज, मतलब दोनों पक्ष कह दे कि हाँ इन्होंने किसी की मांग नहीं की, है ना, तो वो दहेज नहीं है। यहाँ तक समस्या आई? ये 3 कंडीशन है दहेज देने की और लेने की। हाँ, या तो मतलब 3 स्थितियां हैं, ध्यान रखना, 3 स्थितियां, 3 कंडीशन है ना। या तो शादी से पहले दिया हो, या शादी के समय, या शादी के बाद दिया, कोई उपहार शामिल है ना, जिसकी मांग की गई है ना। अभी तक तो क्या बात हो रही, कोई भी उपहार दिया गया हो। ठीक है। शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद। जैसे आपकी शादी से पहले बात हो रही उनसे, है ना, और आपने धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, ठीक है, ऐसा होता है, तो 4 दिन पहले आपके हलदबान, और आपने डिमांड कर दी क्या? पड़ोस में तो क्या आई? होंडा सिटी। ठीक है नहीं, और फोन पे ही आपने डिमांड करनी शुरू, तो आपने शादी से पहले ही मांग लिया। ठीक है। एक उधर फेरे चढ़ने वाले, फेरे होने वाले, ठीक है, और बिचौलिया कहाँ पहुंच गया? दूसरी पार्टी के पास, दूसरे पक्ष। तो जब होंगे जब 10 लाख रुपए कैश रखोगे, ठीक है, यानी कि शादी के समय। ठीक है। शादी के बाद मेरे तो कुंडल नहीं आए, सासू माँ, है ना, मेरी तो झुमकी नहीं आई, उसके देख शर्मा जी की बहू क्या क्या लाई। ठीक है, ये क्या है? शादी के बाद आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ही कंडीशन है दहेज की। कोई दिक्कत? अपवाद, अपवाद क्या है? जो इस बात को, दहेज की बात को फॉलो नहीं कर रहा है ना, वो अभी बताया, विवाह के अवसर पर सामान्य उपहार और भेंट, है ना, या प्रतिभूति। प्रतिभूति मतलब प्रॉपर्टी, अगर कहीं लिखा आ गया है ना प्रतिभूति, प्रॉपर्टी, प्रतिभूति, प्रतिभूति, है ना, उपहार या प्रतिभूति। ठीक है, आपने किसी को गिफ्ट करी, ठीक है, तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। कोई समस्या? अभी बताया आपको। नोट, हमने कहा कि अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसकी डिमांड नहीं हुई, है ना, तो वो दहेज नहीं है। ठीक है। एक होता है मेहर, है ना, मेहर। मुस्लिमों में क्या? लड़का पक्ष, पक्ष का मतलब समझ रहे, उसमें पूरी फैमिली है, फैमिली, माता पिता, उसके रिश्तेदार,
ठीक है, उसके रक्त संबंधी, उसमें सब है। पक्ष का मतलब ऐसा भी तो हो जा, पक्ष का हम पक्ष क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, पक्ष में सब हैं, माता पिता, बिल्कुल, रक्त संबंधी, जी बिल्कुल, है ना, पूरा खानदान, इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है चाची जी नाराज हो जाए, या बुआ नाराज हो जाए, फूफा नाराज हो जाए, मेरी तो घड़ी नहीं आई रोलेक्स की, है ना, तो यानी कि आप दहेज की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको भी इसमें धरा जाएगा, किस एक्ट के तहत, बिल्कुल सब खींचेंगे, है ना, तो मैं इसलिए पहले ही बताया कि आपको जानना बहुत जरूरी है ना, ये बहुत, ये इतना खतरनाक एक्ट है कि आपको ना तो बेल मिलेगी, है ना, जैसे आप पढ़ रहे थे ना 1919 का अधिनियम, बिना अपील बिना दलील, है ना, आपको बेल तक नहीं मिलने की, और ताउम्र तक, यानी कि आजीवन कारावास मिल सकता है आपको, है ना। चलिए, मेहर, मेहर इसके अंदर नहीं आया, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मेहर दहेज है या नहीं, है ना, मेहर दहेज नहीं है। मेहर क्या है कि पुत्र पक्ष, है ना, लड़का पक्ष जो है उसके पिताजी या कोई भी, वो कुछ पैसे देते हैं लड़की को, ठीक है, शादी के दौरान, तो उसे क्या कहते हैं आप, मेहर, तो इसको निकाल दिया इस एक्ट से, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ऐसा तो नहीं होता, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे बाबूजी, है ना, जांच होगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, अभी से पढ़ लो, है ना, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। आपको तो ऐसे डर लगने लगा कि कहीं मुझे ना धरा जाए इसमें, ऐसा तो नहीं है ना, आप बिना किसी एविडेंस के, है ना, ठीक है। चलिए, तो दहेज की डेफिनेशन असली क्या है, एक मामला था हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर मामला, ये सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के, है ना, इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्वेश्चन आ सकता है, कौन से मामले में दहेज की डेफिनेशन दी, क्या दहेज क्या है, हाँ, दहेज क्या है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज, है ना, मांग को ही दहेज कहा, किसी भी डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, 1989 में, ठीक है। प्रत्येक मांग मतलब वो कैसी भी मांग, वो प्रॉपर्टी की मांग हो, वो किसी वस्तु की मांग हो, पैसे की मांग हो, है ना, तो प्रत्येक मांग क्या है, दहेज, आप कोई डिमांड नहीं करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए सेक्शन 3, दहेज लेना और देना क्या है, निषिद्ध, है ना, यानी कि दहेज और लेना देना क्या है, अपराध, और इसके लिए आपको, है ना, शास्ति, क्या सजा मिलेगी, सजा कह दो, कहीं शास्ति आ गया अगर, है ना, शास्ति और सजा क्या है, एक ही, ठीक, क्या करें, नहीं नहीं, निषिद्ध क्या है, दहेज लेना और लेना क्या है, मना, है ना, ठीक है, हाँ, सजा का मतलब, सजा और शास्ति, है ना, हाँ, आपको इसके अंदर बताया गया कि दहेज आपने लिया या दिया, आपको क्या सजा मिलेगी, उसकी सजा क्या होगी, है ना, शास्ति का मतलब भी सजा ही है, कहीं अगर शास्ति दिखाई दे तो इसका मतलब सजा, है ना।
कोई भी व्यक्ति दहेज न दे न ले और न ही देने लेने में मध्यस्थता यानी कि बिचौलिया भी फंसेगा, है ना। ना तो कोई व्यक्ति दहेज ले सकता है ना दे सकता है और न ही मध्यस्थता कर सकता है कि उसका भाई रह गया बस उसकी गुंठी ले आओ बस काम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कर दी डिमांड। नहीं ये काम करे बिचौलिया, अब बिचौलिया भी धरा जाएगा यहाँ, ठीक है। दहेज ध्यान रखना सेक्शन 3 धारा 3 में क्या है, लेना देना निषिद्ध, है ना। ना दहेज ले सकते हो ना दे सकते। पनिशमेंट क्या है, अगर आपने ऐसा किया या तो दिया या लिया, है ना, तो पनिशमेंट क्या होगा, न्यूनतम 5 वर्ष कारावास। न्यूनतम मतलब कम से कम 5 वर्ष की सजा मिलेगी आपको। अगर किसी बिचौलिए ने ये कह दिया कि भाई एक काम कर, 1 लाख की जगह कितने 2.25 लाख रुपए कर दे, कहाँ टिक्के पे, तो क्या हो जाएगा दहेज, ठीक है। और उसकी शिकायत कर दी किसने, लड़की पक्ष ने, तो कम से कम 5 साल अंदर जाएगा, 5 साल तक तो किसी का रिश्ता नहीं करवाने का, ठीक है। कम से कम 5 साल, 15,000 का उस पर क्या लगेगा पेनल्टी। और जितने दहेज मांग लिया, कितना दहेज ले लिया, वो राशि भी वसूली जा सकती है, ठीक है। जी जी जी, अब ध्यान रखना, न्यायालय या फिर अदालत, है ना, कोर्ट, 5 साल की सजा सुना दी आपने, है ना, कम से कम 5 साल की होगी, ठीक है। अब क्या होगा, तो लड़का पक्ष या दहेज मांगने वाला उसे कम करवाने की कोशिश करेगा, यानी कि 5 साल की तो कम से कम होगी आपको, इतने साल तो आप भीतर रहोगे। अब लड़का पक्ष क्या करेगा, या जिसने दहेज मांगा वो करेगा कम करवाने की कोशिश। तो न्यायालय कोर्ट को अधिकार है कि वो उसकी सजा कम कर सकता है 5 साल से, ध्यान रखना, वो उसकी सजा 5 साल से कम कर सकता है ना, कोर्ट, है ना, अदालत। ठीक है, वह कंडीशन क्या हो, उसकी विशेष परिस्थितियों को देख के। मान लिया दहेज तो मांग लिया, है ना, और जेल में भी चला गया 5 साल के लिए, ठीक है, सजा सुना दी उसको 5 साल की। अब घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि केला कमाने वाला रह गया, या घर पे माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, करने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह की अपील करेगा कहाँ, कोर्ट में जाके, तो कोर्ट उसे रियायत दे सकता है ना, 5 साल से कम उसकी सजा कर सकता है कौन, कोर्ट। यहाँ तक क्या कह रहे हैं, हम्म बिल्कुल बिल्कुल, एडवोकेट कोई भारत से बाहर थोड़े ही ना है, जज के लिए भी साहब, नहीं नहीं लड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप भी लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सेक्शन 4, यहाँ तक समझ में आया। सेक्शन 4 धारा 4 क्या कहते हैं ना, दहेज मांगना निषिद्ध। यहां तो क्या हो रहा, सेक्शन 3 में दहेज लेना देना, मतलब आपने ले दिया, यहां दहेज मिल गया, उसकी सजा सुना दी कितनी, 5 साल, यहाँ हाँ मिलने के बाद की बात हो रही, ठीक है। और यहाँ क्या बात हो रही, दहेज मिलने से पहले, यानी कि दहेज मिलना क्या है, अपराध, दहेज मांगना, सॉरी,
दहेज मांगना निषिद्ध, यानी कि सेक्शन 4 में दहेज मांगना निषिद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। सेक्शन 4, यहां दहेज मिल चुका, यहां दहेज अभी नहीं मिला। इन दोनों धाराओं में क्या अंतर है? सेक्शन 3 के अंदर दहेज मिल चुका और सेक्शन 4 के अंदर दहेज नहीं मिला, अभी डिमांड हो रही केवल। देने के बाद क्या कह रहे हैं? हाँ, दे दिया, मतलब देने के बाद बिल्कुल दे दिया। अगर दहेज अगर अपनी मर्जी से दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अपनी बच्ची का घर या अपने कौन खराब करना चाहेगा? अगर कर भी रहा तो उसका भी एक प्रोसीजर है ना। वो साबित करेगा कौन? लड़का पक्ष। लड़का पक्ष साबित करेगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा, कोई तो प्रूफ होगा दहेज का मांगने का, तो वो साबित करेगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा, ठीक है ना। बिना बोले, बिना कोई ऐसा करे तो वो कैसे साबित, वो लड़की कैसे कह देगी कि है ना, या लड़की वाले कैसे कह देंगे? चलिए, हाँ पढ़ लो, है ना। 4 हो गए, 6 रह गए, ठीक है। ये तो खत्म ही कर लो कम से कम आज, बिल्कुल इतना नहीं है ना, 10 तो खत्म ही, छोटे ही तो हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी पक्ष द्वारा दहेज की मांग करना अपराध है ना। किसी भी पक्ष द्वारा दहेज की मांग करना क्या है? अपराध, ठीक है। इसके लिए जुर्माना क्या है? ये लिख दो, 6 महीने से 2 वर्ष तक की तो क्या है? सजा, और जुर्माना है आपका 10,000। 6 माह से 2 वर्ष तक की तो क्या है? सजा, और जुर्माना होगा आपका 10,000 दहेज मांगने में। कम से कम 6 महीने आप कहाँ जाओगे? जेल। अगर आपने फोन पे या व्हाट्सएप पे, है ना, दहेज मांग लिया 3 कंडीशन में, या तो शादी से पहले, या शादी के दौरान, या शादी के बाद। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। विज्ञापन धारा 4A, विज्ञापन द्वारा दहेज की मांग, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन द्वारा दहेज की मांग कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4। मतलब क्या? आपने विज्ञापन निकाल दिया अखबार में, क्या कि अगर कोई मेरी बेटी से शादी करेगा, है ना, तो मैं उसके नाम क्या करूंगा? उसकी लगवा दूंगा सरकारी नौकरी, या उसके नाम कर दूंगा नोएडा वाला प्लॉट, है ना, या उसको मिलेगी एक फॉर्च्यूनर, है ना, एक बिल्डिंग नोएडा में, ठीक है, 3-4 फ्लैट। तो अगर आपने किसी भी तरीके से विज्ञापन किया तो वो क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आ जाएगा, वो भी क्या है? अपराध। अब आप देखते होंगे कि पंडित जी क्या करते हैं, जब वो आप सामान देते हैं ना, पंडित जी कहते हैं कि वो पर्चा पढ़ते हैं ना, कि 3 गुंठी 4 लाख नगद, है ना, और ऐसा होता है। फेरे नहीं, फेरे की बात नहीं कर रहा। जब चिट्ठी पड़ी जाती है ना, तो बाद में क्या करते हैं कि 3 तो गुंठी आई भाई, लड़की की माँ के कुंडल हैं, है ना, पजेब है, ठीक है, 5 लाख शादी में, है ना। हाँ, सगाई में देखा होगा आपने, है ना, सगाई। हाँ, ये भी अपराध है। आप क्या कर रहे हैं?
आप बढ़ावा दे रहे, विज्ञापन कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल अपराध है। अगर किसी आदमी ने शिकायत कर दी पंडित जी की, बिल्कुल बिल्कुल, आप विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहे है ना, आप ऐड ही तो कर रहे, एडवर्टाइज, समाज में क्या संदेश दे रहे हैं आप। तो ये 4A के अंदर आपके कौन आ जाएंगे, कौन धरे जाएंगे, पंडित जी। कोई समस्या बताओ क्या, 4A के अंदर कौन धरे जाएंगे, पंडित जी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए 5 कर लो आज, है ना, कल को और भी बच्चे आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं, हम्म हम्म हम्म। सगाई में नहीं देखा क्या आपने, किसी ने बुलाया ही नहीं। हम्म, हाँ, वहाँ ज्यादातर पुरुष वर्ग है ना, और महिलाएं तो उस टाइम, तो महिला संगीत होता है उस टाइम, है ना, तो महिलाएं तो बिजी होगी वहाँ, तो उस टाइम पे क्या वहाँ पुरुष वर्ग ज्यादा होता है ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो उस पंडित जी के खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में, कि सेक्शन 4A का उल्लंघन कर रहे कौन, पंडित जी, है ना, ये क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार कर रहे, है ना, ठीक है, भड़का रहे लोगों के अंदर, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति क्या विज्ञापन अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी इस तरह का विज्ञापन, कि आप किसी की लड़की, मान लिया कोई समस्या है लड़की में, है ना, तो उसके लिए वो विज्ञापन कर रहा, तो वो भी क्या है, सेक्शन 4A का उल्लंघन, ठीक है। चलिए सेक्शन 5, दहेज का कोई भी समझौता दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा। मतलब बिचौलिया, चलिए शादी तो कर लेंगे, एक चाहेगी स्विफ्ट डिजायर, है ना, और हाँ बिल्कुल, आपने एक समझौता कर लिया कि हम शादी करेंगे तब जब एक स्विफ्ट डिजायर आ जाएगी, एक फ्लैट मिलेगा, है ना, और इस तरह का आपने समझौता कर लिया लड़की पक्ष के साथ, ठीक है। शादी करने के बाद आपको एक फ्लैट भी मेरे नाम करवाना पड़ेगा, है ना, मेरी नौकरी भी लगवानी पड़ेगी शादी करने के बाद, तो यानी कि आपने एक एग्रीमेंट साइन कर, नहीं कोई भी कर सकता है, हो सकता है लड़के का पिता कर ले, है ना, ठीक है, जो भी करेगा वही धरा जाएगा। आपने एक एग्रीमेंट कहाँ, कचहरी से एक कागज लिया है सरकारी, उस पर एग्रीमेंट करके साइन करवा लिए दोनों पक्ष के, कि जी हाँ चलो जी, लड़की वाला कह दे कि हाँ हम तैयार हैं, एक फ्लैट भी देंगे, 2 फॉर्चूनर भी देंगे, ठीक है, माता जी को जो है सोने में तोल देंगे, सब कुछ एग्रीमेंट कर दिया लड़की वाले ने, और साइन करवा लिए, और आप कहाँ पहुंच के, शादी के बाद कुछ नहीं मिला, शादी के बाद क्या मिली, एक साइकिल, ठीक है, वो भी ड्यूटी जाने के लिए। तो उस एग्रीमेंट को लेके आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट जाओगे नहीं जाओगे, लड़का कहेगा कि मेरी शादी तो इस आधार पर हुई कि मुझे एक 2 फॉर्चूनर मिलनी थी, मुझे ये फ्लैट मिलना था, है ना, और देखो ये एग्रीमेंट है, ये साइन कर रखे लड़की के पिता ने, तो ऐसा समझौता क्या हो जाएगा, शून्य। तो लड़की वाला क्या कहेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा, सेक्शन 5, है ना, कोई भी एग्रीमेंट अगर दहेज का है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य, उसको माना नहीं जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, आज पढ़ लो इतना ही, है ना। अब देखो, हो सकता है शुरू में समझ में ना आए, है ना, लेकिन जैसे क्वेश्चन करोगे आप तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ठीक,
कल को जितने भी बच्चे SI के हैं ना, ठीक है, उनको जरूर बोल देना क्लास के बाद। ये वाली ग्रुप में आ जाएगी, आज ही आ जाएगी, है ना। अगर आपको मूल विधि पता है ना, सही से आपने मूल विधि पढ़ रखी, तो आप कहीं भी खड़े हो गए, है ना, पुलिस वाला हो, IAS हो, है ना, कोर्ट में खड़े, कहीं भी खड़े, तो आप बता सकते हो, है ना, कि मुझे किस किस सेक्शन के तहत क्या क्या अधिकार मिले हुए, है ना। ठीक है, BNSS आपके अधिकारों का संरक्षण ही तो कर रहा, ये अधिनियम महिलाओं का संरक्षण ही तो कर रहा। कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, आज क्या कह रहे हैं?